दोस्तों, हमारे देश के जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। जब हमारे घर की कोई भी बुजुर्ग महिला अपनी उम्र से ज़्यादा हो जाती है और जब उनका स्वर्गवास हो जाता है, और या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से ज़्यादा होकर उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो उनके स्वर्गवास पर रोया नहीं जाता बल्कि हंसा जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है। यानी कि उनकी 13वीं पर भोग बनवाया जाता है, उन दावत दी जाती है, और या फिर उनकी जो हमारे हरियाणवी भाषा में कह देते कि हमने उनका टेहला कर दिया। कोई तो 13वीं पर कर देते हैं और या फिर कोई 17वीं मनाते हैं। हमारे पानीपत जिले में तो 17वीं मनाई जाती है। जितने भी हमारे क्लोज रिश्तेदार होते हैं, जहाँ पर हमारा चाल चलन होता है, आसपास के जहाँ भी हमारा आना जाना होता है, सभी को भोग के लिए आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर एक महिला पास के ही गांव में एक बुजुर्ग महिला की 13वीं में अपनी कई पड़ोसनों के साथ खाना खाने आती है। जैसे वो महिला खाना खाकर वहाँ से अपनी झूठी पत्तल रखकर अपनी पड़ोसनों के साथ वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। उस भीड़ में से एक छोटा सा लड़का उस महिला की उम्र काफ़ी होती है, उस महिला का पल्लू पकड़ लेता है और कहता है, काश आज तुम मुझे मिल ही गई, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मैं तुमसे मिलने के लिए कितने दिनों से आस लगाए बैठा था, लेकिन जो तुम्हारे मेरे जो मम्मी पापा हैं वो मुझे तुमसे मिलने की इजाज़त नहीं देते, मुझे थोड़ा सा वो डांटते फटकारते हैं। जैसे वो महिला उस बच्चे की तरफ देखती है तो वो थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराती है उस बच्चे की तरफ, और बच्चे से अपना पल्लू छुड़ा लेती है और कहती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, तुम खो जाओगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढती फिरेगी तो वो परेशान होगी। तो वो लड़का उस महिला से कहता है कि जब पति पत्नी बातें कर रहे होते हैं तो बीच में मम्मी पापा को नहीं बुलाया करते, नहीं बीच में लाया करते। तो मैं इतना समझदार तो हूँ, इतना सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं खूंगा नहीं, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तो वो उस महिला के साथ में जो उसकी पड़ोसन होती हैं वो उस महिला पर ठट्टे मारती हैं और उसका मजाक लेती हैं, हंसती हैं और कहती है, अरे तुमने हमें कभी बताया नहीं, तुमने यहाँ शादी कर ली, यहाँ तुम्हारा दूसरा पति भी है। तो वो महिला उन अपनी जो पड़ोसन है उनसे कहती है कि ये बच्चा है, बच्चे से इस तरह की बातें नहीं किया करते। तो वो महिला उस बच्चे से कहती है कि अभी तुम बच्चे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते। तो वो लड़का उससे बात करने की काफ़ी ज़बरदस्ती करता है, उसको धमकाता है, डांटता है। तो वो उस महिला से कहता है कि जब मैं पहले तुम्हें डांट दिया करता था, तुमसे बातें किया करता था, तो तुम एकदम चुपचाप डरी हुई सी खड़ी रहा करती थी और तुम मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया करती थी। लेकिन अब तो तुम काफ़ी बदल गई हो, तुम और मुझे ही उल्टा ज्ञान दे रही हो। थोड़ी देर के बाद जो उसकी लड़के की मम्मी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और उस महिला से कहती है कि बहन जी इसे माफ़ कर देना, जब से ये बोलना सीखा है पता नहीं किस तरह की ये तरह तरह की बातें करता है, मेरी तो समझ से बाहर है, हमें इसने परेशान कर रखा है, इसे माफ़ कर देना, बस ये ऐसा ही है। उस लड़के की मम्मी थोड़ा सा अपने बच्चे को भी डांटती है और कहती है कि जहाँ भी देखो तुम इसी तरह की बातें करने लग जाते हो, तुम जगह देखते हो ना समय देखते हो, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, चलो यहाँ से घर के लिए। तो वो लड़के की जो मम्मी होती है अपने बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। तो उस महिला के साथ में जो उसकी पड़ोसन होती है वो उसे कहती है कि अब शाम का समय होने वाला है, हमें घर भी जाना है, हमें घर के जाकर काम भी करने हैं, अब तुमने तुमने अपने पति से काफ़ी सारी बातें भी कर ली हैं, अब चलकर हमारे साथ घर का काम भी हमें देखना है, शाम होने वाली है, हमें कोई रास्ते में जाके सवारी भी पकड़नी है, चलो जल्दी यहाँ से। वो उस महिला वो पड़ोसन उस महिला का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती हैं और जहाँ पर खाने का प्रबंध होता है वहाँ से वो बाहर रोड पर निकल जाती हैं और रोड पर जाकर वो ऑटो पकड़ती हैं, ऑटो में सारी इकट्ठी बैठकर अपने घर आ जाती हैं। दोस्तों,
छोटा सा बच्चा इतनी भीड़ में उस महिला को अपनी पत्नी क्यों कह रहा था। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, ये पुनर्जन्म की जो घटना है हकीकत है, और जिसके बारे में हम आपको आज इस कहानी के दौरान बताएंगे, ये बिल्कुल भी झूठी नहीं है। जब ये घटना घटी थी, जब ये चर्चा हुई थी, तो सभी जितने भी जो जैसे जैसे सभी को इस बात का पता चलता, इस खबर का पता चलता, न्यूज वाले, मीडिया वाले और हम तुम जैसे जो भी उस लड़के से मिलने की कोशिश करता, सभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर चले जाया करते, और सोशल मीडिया पर उस लड़के के काफ़ी सारे इंटरव्यू भी पड़े हुए हैं। और हम अपनी वीडियो में उस लड़के का नाम भी बताएंगे, एड्रेस भी बताएंगे, पूरी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में ज़रूर देंगे। यदि आपको उस लड़के से कोई बात करनी है, उसके घर जाकर तहकीकात करनी, तसल्ली करनी है, या सर्च करके अपने यहाँ इस सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, आपको उस लड़के की जानकारी के बारे में पता चल जाएगा। अब भी वो लड़का है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी छोटी सी उम्र है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो अपने मम्मी पापा के पास बहुत ही खुश रहता है, और उसके मम्मी पापा भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा है। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। कहानी को बिल्कुल बीच बीच में स्क्रिप्ट नहीं करना है। और उस समय फिर वही आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और मेरी सपोर्ट आपको ऐसी करते रहना है। चलो, हम समय को खराब नहीं करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, आपको कहानी सुनाते हैं। और कहानी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन आप यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरह का शक लगे, या ये वीडियो कहाँ से ठाई है, कहाँ से इन्होंने ये कहानी देखी है, कहाँ ये झूठी है या सच्ची है, लेकिन ये सत्य पर आधारित है, इस लड़के का पुनर्जन्म होता है, और ये कहानी बिल्कुल ही सत्य पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा का एक ज़िला होता है पलवल। पलवल में का एक शहर है, वो उसका नाम है होडल। होडल के पास में सटा हुआ एक गांव है छोटा सा, उसका नाम है गढ़ी पट्टी। जैसे कि कॉलोनी और जो शहर इकट्ठे इकट्ठे पास पास में हो जाते हैं, साथ साथ लगते हो जाते हैं। गढ़ी पट्टी में एक बच्चे का जन्म होता है, और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, तो बच्चा जैसे बोलना लगता है, तो वो एक दिन अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी देखो, ये जो मेरे कान के पीछे निशान है, जब मैं तुम्हारे पेट में था तो तुम्हारे पेट के ऊपर कोई भारी चीज़ गिर गई थी, जिससे जो आकर मेरे कान पे लगी, और ये आज निशान आज भी है। दोस्तों, वो निशान हकीकत में लड़के के कान पर आज भी है। तो राहुल की मम्मी, उस बच्चे का नाम राहुल रखा जाता है। राहुल की मम्मी अपने बच्चे से बताती है कि जब तुम मेरे गर्भ में थे, मेरे पेट में थे, तो मैं चारपाई पर लेटी हुई आराम कर रही थी। तुम्हारे पापा तुम्हारे पापा वहाँ पर कोई काम कर रहे थे, तो उनके हाथ से एक जो भारी लोहे की कील होती है, उनके हाथ से छूटकर मेरे पेट पर आकर गिर जाती है। तो लेकिन मुझे नहीं पता होता है कि मेरे पेट पर गिरने से जो बच्चा मेरे गर्भ में है, वो इस चोट को महसूस कर रहा है। दोस्तों, गर्भ की जो बातें हैं किसी को याद नहीं रहती, लेकिन राहुल को सब बातें याद होती हैं। हमें गर्भ की बात का हमें नहीं पता, सुनने वालों को नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन राहुल को हर एक एक बात का पता है। जैसे से जैसे राहुल आगे बड़ा होता है, तो वो एक दिन अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, जब मैं पहले था, तो मेरी जो ट्रैक्टर पर गिरने से मेरी मौत हो जाती है। और जैसे ही और ऐसे ऐसे राहुल राज खोलता है। राहुल की बातें सुनकर जो घर के लोग हैं, वो बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं। और उसकी राहुल की जो मम्मी है, वो राहुल के पापा से कहती है कि जो ये राहुल है, पता नहीं कैसे बिना सिर और बिना पैर की बातें करता है, मेरी तो समझ से बाहर बात है, मेरी समझ में इसका कुछ नहीं आता, कैसी कैसी तरह की ये बातें करता है।
दोस्तों जैसे जैसे राहुल आगे बड़ा होता है और जैसे जैसे समय बीतता, समय के साथ साथ राहुल फिर आगे बड़ा होता है। तो फिर वो एक दिन अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैं बांसी का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार वहीं पर रहता है, तुम मुझे अपने पास जबरदस्ती क्यों रख रहे हो, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ही नहीं। जैसे ही राहुल और उसके पापा, हाँ, जैसे राहुल के पापा और मम्मी अपने बेटे की बात को सुनते हैं तो एकदम बड़े ही हैरानी से सोचने लगते हैं कि जो ये हमारा बेटा है पता नहीं किस किस तरह की बातें करता है। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों उन दिनों, इस बात को 14 साल हो गए थे, ये उन दिनों ये चर्चा काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पर हर पूरे जो भारत में थी, हर आदमी के मतलब जुबा पर थी और सभी बड़े ही मतलब हैरान और परेशान थे इस खबर को सुनकर। लेकिन जैसे राहुल इस खबर को सुनता है तो वो अपने पापा से कहता है कि ये घटना तो मेरे साथ घटी थी, मैं वही तो हूँ। मेरा नाम पहले का मेरा नाम धनराज है, लेकिन मेरा जो परिवार है वो बांसे में रहता है, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं। लेकिन राहुल की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ अब राहुल की जो उम्र है वो 7 साल की हो जाती है। राहुल के पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार वाले उनकी तेरहवीं करते हैं, उन भोग बनवाते हैं और सभी को उन भोग के लिए बुलाते हैं, जितने आसपास के होते हैं सभी को बुलाते हैं। गढ़ी पट्टी के तो पास में एक थोड़ी सी ही दूर एक गांव लगता है, उसका नाम होता है बांसे। तो बांसे से जो एक महिला और उसके साथ में कई महिलाएं भी खाना खाने उस बुजुर्ग महिला की तेरहवीं में आती हैं और राहुल हर भी उस दावत में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो बांसे की महिला खाना खाकर अपनी झूठी प्लेट को रखकर अपनी साथ की जो उसकी महिलाएं होती है, पड़ोसन होती हैं, खाना खाकर वहां से चलने लगती है। राहुल 7 साल का होता है तो राहुल उस महिला के पल्लू को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे काफ़ी सारी बातें करनी है और मैं तुम्हारे जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन जो मेरे मम्मी पापा हैं वो मुझे मिलने की इजाज़त नहीं देते हैं, वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। वो महिला उस 7 साल के बच्चे से अपना पल्लू छुड़ा लेती है और पल्लू छुड़ाकर अपनी साथ की जो महिलाएं होती हैं उनके साथ वहां से अपने घर के लिए आ जाती है। तभी राहुल की जो मम्मी है वो भी वहां पर आ जाती है और वो थोड़ा सा राहुल को डांट कर और वहां से उस महिला से छुड़ाकर वो भी राहुल को अपने घर ले आती है और उसे कहती है कि तुम ये बातें बनाना बंद कर दो और मेरी समझ से तो बाहर है, मैं तो उसे बहुत परेशान हो गई हूँ। राहुल की मम्मी राहुल को डांटती है। लेकिन जो वो बांसे की महिला होती है वो अपने गांव में अपने घर आ जरूर जाती है, लेकिन उसके अंदर उस बच्चे की, राहुल की बातों की इतनी उसको टेंशन हो गई थी, उस इतनी बेचैनी थी कि वो 7 साल का बच्चा मुझे अपनी पत्नी क्यों बता रहा है और जैसी जैसी वो बातें कर रहा है वो हकीकत ही जो मेरे पति पर लागू होती हैं। मेरे पति के साथ वो घटना घटी थी जो वो लड़का इस तरह की बातें कर रहा है और वो मुझे पत्नी क्यों कह रहा है। तो वो महिला बार बार इन्हीं बातों को दोहराती है। बांसे में एक लड़की गढ़ी पट्टी की भी थी, उसकी शादी हो रखी थी वहां। तो वो महिला उस गढ़ी पट्टी की लड़की के पास जाती है और उससे जाकर पूछती है, अरे ये तुम्हारे गांव में जो वो लड़का है जिसका नाम राहुल है वो 7 साल का है और वो मुझे अपनी पत्नी क्यों कहता है और वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो वो गढ़ी पट्टी की जो लड़की होती है और वो बांसे वाली महिला से कहती है कि जब से इसने बोलना सीखा है और जो भी सुनता है वो सभी से इसी तरह की बातें करता है कि वो बांसे का रहने वाला है, उसका नाम धनराज है, वो उनका बेटा है ही नहीं। लेकिन जब से वो लड़का पैदा हुआ है, आज वो 7 साल का हो गया है, लेकिन वो कभी बांसे आया ही नहीं, जिस तरह की वो बातें करता है।
तो वो महिला उस लड़की के पास से अपने घर चली जाती है, लेकिन उस लड़की की बातें सुनकर पहले तो वो बेचैन थी, लेकिन अब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बस उसी राहुल की बातों के बारे में सोचने लगती है। जैसे अगला दिन होता है, वो अपने पहले पति की फोटो उठाती है और वो राहुल के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो महिला, बांसे की महिला, गढ़ी पट्टी में राहुल के घर आकर गेट बजाती है और राहुल ही गेट खोलता है। जैसे ही राहुल गेट खोलता है और सामने क्या देखता कि वो महिला खड़ी है, तो वो राहुल उस महिला से कहता है कि मेरा सोचना सही था, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था कि वो मुझसे मिलने दोबारा जरूर आएगी, आखिर फिर तुम दोबारा से आ ही गई। तो जो बांसे की महिला है और वो राहुल से कोई भी सवाल जवाब नहीं करती है, बस राहुल को एक टक देखती रहती है और वो अंदर जाकर बैठ जाती है और उसकी, राहुल की जो मम्मी होती है वो भी वहां पर बैठ जाती है। जैसे वो बांसे की जो महिला है वो राहुल के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो एक बार तो अपने पति के फोटो की तरफ देखती है और एक बार वो राहुल की तरफ देखती है, लेकिन वो राहुल से कह कुछ नहीं रही है। और जैसे वो अपने पति के फोटो की तरफ देखती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, यदि मैं अपने पति के फोटो से ये दाढ़ी हटा दूं तो हूँ माँ हूँ टू कॉपी जो है, बिल्कुल जो डबल जो रोल है राहुल और इनका सेम है। लेकिन इनकी उम्र 7 साल की है और इन जो ये मेरे जो पति हैं ये कम से कम ज़्यादा एज के हो गए हैं। तो वो राहुल से पूछती है कि तुम जो मुझे अपनी पत्नी कहते हो, तुम्हारी उम्र 7 साल की है और मेरी उम्र बहुत ही ज़्यादा है, वो काफ़ी एज की महिला हो गई थी, तो तुम ये दावा करते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी, जो तुम्हारे साथ घटना घटी थी, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है बस इतनी सी बात है, तो सुनो। तो राहुल अपनी पत्नी से कहता है, पहली पत्नी से, कि जब हमारे खेत के गेहूं कटे थे, हमारे गेहूं उठे थे, तो मैं ट्रैक्टर पर गेहूंों को लेकर पहले तो मैं होडल जाता हूँ, लेकिन होडल उन्हें बेचने के लिए पहले तो मैं होडल जाता हूँ, लेकिन मुझे होडल अच्छे रेट गेहूं के नहीं मिलते हैं और मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी होता है, और फिर मैं अपने गेहूं को लेकर पलवल जाता हूँ, लेकिन मैं अपने गेहूं को लेकर पलवल नहीं जाता हूँ। तो रास्ते में क्या होता है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी ने धक्का दिया, मैं पूरे गारंटी से तो नहीं कह सकता कि मेरे दोस्त ने मुझे धक्का दिया, मुझे कोई धक्का सा देता है और मैं ट्रैक्टर से नीचे गिर जाता हूँ, और जैसे मैं ट्रैक्टर से नीचे गिरता हूँ पीछे से ट्रक आ जाता है और ट्रक मेरे ऊपर से उतर जाता है। थोड़ी देर तक तो मुझे पीड़ा होती है और मुझे कुछ समय के बाद मुझे पता चलता है कि मैं अपने शरीर से निकल गया हूँ, मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई है। तो वहाँ पर कुछ जो है लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे शरीर को उठाकर वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से मेरा जो शरीर है वो 3 दिनों के बाद आता है। मेरी आत्मा, मैं अपने शरीर के साथ साथ रहता हूँ, मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में अपने शरीर के साथ ही रहता हूँ। चौथा दिन होता है, मेरा शरीर मेरे घर आता है और घर में पूरी तरह मातम छाया होता है, पूरी तरह से रोआराट मची होती है। ये सब मंजर मैं घर के सामने खड़ा होकर देख रहा होता हूँ। कभी तो मैं पापा के पास जाता हूँ कि तुम चुप हो जाओ, कभी मैं भाइयों के पास जाता हूँ, भाइयों को चुप करता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, कोई मेरी तरफ लखाता नहीं, बस रोए रोए जा रहे हैं। एक दूसरे से कोई अपना ये समझाता नहीं है। मैं सभी को समझाता हूँ, बारी बारी से सभी के पास जाता हूँ, लेकिन मेरी बात किसी तक पहुँचती ही नहीं। और एक तुम थी, तुम बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, तुम्हारे 3 दिन से तुम्हारी जो आंखों के आंसू हैं वो सूख चुके थे। मेरी और मुझे नहलाया भी नहीं जाता है, मेरी अर्थी सजाई जाती है और मुझे शमशान घाट ले जाया जाता है। मैं अपनी अर्थी के पास के ऊपर बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने शरीर के अंदर नहीं जा पाता हूँ। मैं ये सारा कुछ बैठे बैठे अपने शरीर के साथ, हर वक्त अपने शरीर के साथ रहता हूँ और सब कुछ देखता रहता हूँ।
जैसे मुझे शमशान घाट में ले जाकर मेरी चिता को आँच दी जाती है, मैं सब कुछ वहाँ पर खड़ा होकर अपनी चिता को जलता हुआ देखता हूँ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। और उसके बाद मेरी चिता जल जाती है और सभी जो लोग हैं वो अ, चिता को आग देकर सब घर आ जाते हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे घर आ जाता हूँ। लेकिन घर आने के बाद जो घर के सामने वो नीम का पेड़ होता है, मैं उस पेड़ पर बैठकर ये सब कुछ हर रोज देखा करता हूँ। और तुम जो होती हो सबसे छुपते छुपाते जो तुमने मेरी घड़ी है वो छुपा रखी है, और उसको देखा करती थी, उसे देख देख कर तुम काफ़ी रोया करती थी और कहती थी कि धनराज, तुम इस घड़ी पहनकर बहुत अच्छे लगा करते थे, तुम कितने अच्छे लगा करते थे, ये कहकर तुम बहुत जोर जोर से विलाप करती हो, बहुत जोर जोर से रोया करती हो। जब हर रोज 12 दिनों तक मैं उस नीम के पेड़ पर ये सब कुछ बैठा बैठा देखता रहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ कुछ। और अब मैं सभी परिवार वालों को आवाज़ भी देता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। तो जब मेरी 13वीं हो जाती है तो एक हवा का झोंका, एक इतनी तेज की आंधी आती है 12 दिन के बाद। जब 13वां दिन होता है बहुत जोर की आंधी आती है और वो आंधी मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। और जैसे ही मैं उस आंधी में, उस हवा के झोंके में उड़ जाता हूँ, तो 4 दोस्त, 4 लड़के और होते हैं, उनके पास जाकर मैं खड़ा हो जाता हूँ। और उस पेड़ पर हम जो 4 दोस्त होते हैं, 4 दोस्त थे और एक पांचवा मैं हो जाता हूँ। हम पांचों दोस्त एक जो दूसरा पेड़ होता है दूसरे गांव में हम चले जाते हैं और एक पेड़ पर हम रहने लगते हैं। हम खाना भी खाते हैं और आपस में हम खेल कूद बैठते हैं, खूब हम मौज मस्ती करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उस पेड़ पर एक पेड़ के नीचे एक अघोई आ जाता है और वो हमें अपने चुंगल में कर लेता है, हमें बंदी बना लेता है और अपने पास ले जाता है। काफी समय तक हम उस अघोई के चुंगल में रहे, उसके गुलाम बनकर रहे। वो जब उसका मन करता, वो चारों जो मेरे दोस्त होते हैं वो उनको दूसरों के पास तंग करने के लिए भेज दिया करता था, लेकिन जब वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाता था, लेकिन मैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं जाता हूँ। काफी दिन तक हम उसके चंगुल में फंसे रहते हैं और एक दिन जैसे ही मैं उसके चंगुल से छूटकर वहां से चला जाता हूँ तो मैं सीधा आकर माँ के गर्भ में आ जाता हूँ। और जैसे मैं माँ के गर्भ में आता हूँ तो अब मेरा जन्म हो जाता है। तो जब राहुल की जो पहली पत्नी होती है वो सब राहुल से पूछती है, तो वहाँ पर गांव वाले भी काफ़ी सारे 15-20 आदमी, उससे भी ज़्यादा उनकी जो गिनती उस वक़्त नहीं होती है, गांव के लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सभी राहुल की बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं। और फिर उसके बाद राहुल कहता कि अब भी तुम्हें यकीन नहीं होता है, तो जब मेरी मृत्यु हो गई थी, जब मैं यहाँ से चला गया था, तो एक बच्चा तुम्हारे पेट में था और पेट में था, तो वो लड़का हुआ या लड़की हुई, चलो फिर आगे जाके तुम्हें मैं बताता हूँ कि फिर पूछता हूँ उसके बारे में। तो राहुल की जो पहली पत्नी है तो वो कहती है कि जब तुम गए थे, जब तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, तब तुम्हारी जो उम्र थी वो कितनी थी। राहुल कहता है कि जब मेरी उम्र लगभग 35 या 40 के बीच में रही होगी। और फिर उसके बाद उसकी जो पत्नी है, राहुल की पत्नी है, राहुल से पूछती है, वो जो 7 साल का बच्चा है उससे पूछती है, धनराज की जो पत्नी है उससे पूछती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं और जो तुम्हारे जो बच्चे हैं या उनके नाम हैं वो क्या हैं। तो राहुल कहता है कि जो मेरे 5 बच्चे हैं और एक जब मेरी मृत्यु हुई थी वो जब तुम्हारे पेट में था। तो मेरे बेटे का नाम है राजेंद्र और मेरी बड़ी बेटी का नाम है पूनम और छोटी का नाम है उषा और एक का नाम है आशा और एक का नाम है राजबाला। और जो राजबाला और जो
जो छठा जो बच्चा है वो जब तुम्हारे पेट में था, अब वो लड़का हुआ या लड़की हुई, अब तुम बताओ। तो जो धनराज की पत्नी होती है वो राहुल से कहता है कि वो हमारी बेटी पैदा हुई और उसका नाम हमने जागृति रखा और हम उसको बड़े ही बहुत ही लाड प्यार से रखते हैं। लेकिन राहुल की जो राहुल फिर अपनी पत्नी से पूछता है, हाँ अपनी पत्नी से पूछता है कि सब बच्चों की शादी हो गई। तो धनराज की पत्नी कहती है तुम्हारे सब बच्चों की शादी हो गई, सब बाल बच्चों वाले हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए और सभी की शादी हो गई। और जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो तुम्हारे बैराग में, तुम्हारे वियोग में जब तुम्हारी मृत्यु हो गई थी तो वो समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अब तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, काफी समय पहले ही चले गए थे। दोस्तों अब जो गांव वाले हैं वो भी गांव वाले भी राहुल से कुछ सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि राहुल उससे तो वो कहते हैं धनराज, जब 12वां दिन होता है, 13वीं करी जाती है, 13वीं पर जो भी दान दक्षिणा कपड़े पंडित को दिए जाते हैं क्या वो तुम्हें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो राहुल गांव वालों को बताते हैं। तो कहते हैं कि वो हमें ये सब कुछ नहीं मिलता, हमारे पास बस वही कपड़े होते हैं जो कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जिन कपड़ों में हमारी मृत्यु होती है वही कपड़े हमारे शरीर पर होते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद गांव वाले उनसे राहुल से पूछते हैं कि जो खाना पीना तुम कैसे खाते हो, क्या काम करते, हाँ गेस्ट आता है, बहुत ही ध्यान लगाकर वे राहुल की बातों को सुनते हैं और राहुल से सवाल जवाब करते हैं। तो गांव वाले राहुल से पूछते हैं कि जब तुम 12 साल तक प्रेत योनि में थे, इधर किधर घूम रहे थे, तो तुम खाना क्या खाया करते थे और क्या क्या तुम काम किया करते थे? तो राहुल उन्हें बताता है, गांव वालों को बताता है कि प्रेत योनि में जब रहते हैं तो कोई भी काम हमें करने को नहीं होता है, हम कोई काम नहीं करते हैं और खाना भी जैसे रोटियां रखी हम लेकर खा लेते हैं, लेकिन रोटियां कम नहीं होती, बस हमारे मन की शांति के लिए ऐसा होता है कि हमने खाना खा लिया है, बाकी रोटियां जितनी होती हैं उतनी ही रखी होती हैं और हम बस खाना खाते हैं और अपना मौज मस्ती करते हैं, बातें करते हैं और हमारे पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन हम भी इसी तरीके से रहते हैं जैसे हम अब गांव वाले बैठे हैं, हमारे घर में जो हमारी माँ बैठी है और ये सब बैठे हैं, इसी तरीके से हम भी जो यार दोस्त होते हैं, गांव होता है, काफ़ी सारे प्रेत होते हैं, कुछ बच्चे सभी तरह के होते हैं, छोटे बड़े सभी। प्रेत योनि में भी ऐसा होता है, बस उनका काम वाम कुछ नहीं होता है। राहुल ये सब गांव वालों को बता रहे होते हैं। इसके बाद बीच में ही जो राहुल की मम्मी होती है, दूसरी होती है जो, तो राहुल की मम्मी बीच में ही सब की बातों को काटते हुए कहती है कि जब से मेरे बच्चे ने बोलना सीखा है और अब तक इसी तरह की बातें किया करता है। तो धनराज की जो पत्नी है, पहली पत्नी है, तो वो कहती है कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये ही धनराज हैं। अब धनराज अपने जो जहाँ उनका जन्म होता है, जब जहाँ पर वो राहुल होता है, इकलौता बेटा होता है, उन्हीं मम्मी पापाओं के पास बहुत अच्छी तरह से वो रहता है, बहुत अच्छे अच्छे घर में राहुल का जन्म हुआ है और जन्म हुआ है। लेकिन जब राहुल की मृत्यु हुई थी, धनराज की मृत्यु हुई थी, उस वक़्त वो 35 साल के थे और अब 14 साल के बाद ये मतलब जो किस्सा है पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन वो 50-55 के आसपास जो है लगभग पहुंच गए हैं। वो महिला भी काफ़ी एज की हो गई है, काफ़ी मतलब उस महिला की एज भी हो गई है। अब जो राहुल का, धनराज का जो परिवार होता है, जो पहला परिवार है और जो अब का परिवार है, अब राहुल के पास दो परिवार हैं। राहुल दोनों ही जब, हाँ राहुल के पास दो परिवार हैं, लेकिन जब राहुल का मन करता है, धनराज का जब मन करता है, तो धनराज अपने परिवार से मिलने बांसे में
चला जाया करता है और पूरे गांव में घूमा फिरा करता है, सबसे मिला जुला करता है। लेकिन राहुल अपने पापा का तो नाम उसको ज़्यादा याद नहीं, तो जो राहुल है वो अपने मम्मी का भी, पहली जो उसकी मम्मी होती हैं उनका भी नाम बताता है। उनका नाम होता है प्रेमवती। और जब उनकी बेटियों की शादी हुई थी, 2 बेटी उनकी रह गई थी, तो उनकी बेटियों की शादी हुई थी तो कन्यादान भी राहुल ने ही अपनी बेटी का जाकर किया था। और जब उनकी दादी गुजरी थी, राहुल की जो, धनराज की जो दादी गुजरी थी, जब उनके प्राण निकलने वाले थे, तो दादी ने सबसे मतलब एक गुहार लगाई थी कि धनराज को एक बार चलते चलते मेरे दर्शन जरूर करवा दो, धनराज को एक बार मुझसे जरूर मिला दो। तो जो उनके घर परिवार के होते हैं वो धनराज को घड़ी पट्टी से ले जाते हैं। और जैसे ही धनराज की दादी धनराज के दर्शन कर लेती है और तभी वो अपने प्राण छोड़ देती है। और दादी के गले में एक कंठी भी होती है और वो मतलब हंसली भी होती है। घर परिवार वाले सभी कहते हैं कि इस धनराज को भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन धनराज साफ इनकार कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही इसको आपस में बांट लो। और धनराज दोनों परिवारों के साथ, धनराज का और राहुल के मम्मी पापा का आपस में खूब आना जाना होता है। जब राहुल का कभी कभार अपने पहले बांसे में, जो उसका पहला घर होता है, परिवार होता है, जब उसका मन करता है तो वहाँ होके जरूर आया करता है। दोनों परिवार का आपस में तालमेल अच्छा है, दोनों परिवार एक परिवार होकर चलते हैं और आपस में उनका काफ़ी प्रेम होता है। दोनों सुख और दुख में एक दूसरे के परिवार की खुशियों को बांटते हैं, आपस में आया जाया करते हैं और आपस में बहुत ही प्यार से रहा करते हैं। राहुल अपने मम्मी पापा के पास रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसकी उम्र इतनी सी है, उसकी शादी अभी हुई नहीं है, पढ़ने में वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत ही अच्छे रईस परिवार में राहुल ने जन्म लिया है। दोस्तों, ये थी राहुल की जो सत्य घटना पर आधारित राहुल का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन जो हमारा विज्ञान है वो बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पुनर्जन्म भी कोई होता है। लेकिन विज्ञान को भी अब थोड़ा बहुत तो सच जरूर मान लेना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो विदेशों के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो दूसरा जैसे पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं, ये भारत में क्यों होती हैं, हमारे देश में तो नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कल को हम एक विदेश की भी घटना, जो सत्य घटना पर आधारित एक जो स्टोरी है वो लेकर आपके सामने जरूर आएंगे। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा और हमारी कहानी को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी सपोर्ट करिए। सभी को क्रिसमस डे की ज़्यादा से ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा और फिर आते हैं एक दूसरी फैंटेस्टिक सत्य घटना पर आधारित कहानी को लेकर। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।